Good evening to all of you. Today we will discuss IIT JEE Advanced Paper 2. Here is the first question, that is based on equilibrium of a rigid body perhaps. तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, यूनिफॉर्म बीम है, इसका वेट W है. जाहिर सी बात है इसका वेट W. इसके मिड पॉइंट पर लगेगा और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन T है. यह एंगल ऑफ कोर्स 45 डिग्री होगा. तो यहाँ पे ये हिंज है. हिंज के रिएक्शन के दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं. एक F1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दूसरा F2 वर्टिकल कंपोनेंट. तो अब चूंकि ये रॉड, ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इस पे वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें अगर, तो F2 प्लस T cos 45 डिग्री इज इक्वल टू W प्लस अल्फा W. और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अगर बैलेंस करें तो F1 इज इक्वल टू T साइन 45 डिग्री आएगा. उसके बाद किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क भी जीरो आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, टाउ P इक्वल टू जीरो करते हैं. तो P के अबाउट इस टेंशन का टॉर्क जीरो रहेगा क्योंकि वो टेंशन तो P से पास कर रहा है. F1 का टॉर्क भी जीरो रहेगा और अल्फा W का टॉर्क भी जीरो रहेगा. तो टाउ P को जब आप जीरो करेंगे तो देखेंगे F2L इज इक्वल टू W इंटू L/2. यहां से हमारा ऑप्शन ए आ जाता है कि F2 इज इक्वल टू W/2. ये ऑप्शन है. और उसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम F1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. देखिए यहाँ से T की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, T/√2 इज इक्वल टू W प्लस अल्फा W माइनस F2. F2 की वैल्यू W/2 है तो ये आ जाएगा W/2 प्लस अल्फा W. तो यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं. अल्फा की वेरियस वैल्यूज के लिए T की वैल्यू निकाल सकते हैं. और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जब 1.5 से ज़्यादा होगी तो T की वैल्यू 2√2 W से ज़्यादा होगी. When alpha is greater than 1.5, T is greater than 2√2 W, यानी स्ट्रिंग टूट जाएगी. तो ये हमारे इक्वेशंस हैं, इनकी सहायता से आप चारों ऑप्शन पे रिसर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A source approaching with speed u towards the open end of a stationary pipe of length L is emitting a sound of frequency Fs. ये पाइप है. The further end of the pipe is closed end. The speed of sound in air is V and F0 is the fundamental frequency of pipe. तो इस पाइप में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं? F0, 3F0, 5F0, 7F0. और यहाँ पे सोर्स है. सोर्स इसकी तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा है? The speed of sound in air is V and this source is coming towards, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है Fs है.
ये पाइप स्टेशनरी है, स्टैटिक। तो डॉपलर इफेक्ट अगर यहाँ पे लगाएं तो सोर्स की जो चेंज फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज इक्वल टू एफ एस इंटू वी माइनस वी ओ। V is the speed of sound into V minus U, that is equal to Fs into V upon V minus U. अब ये फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई तो रेजोनेंस होगा, दिस शुड बी इक्वल टू NF नॉट, वेयर N is equal to 1, 3, 5, 7. तो नाउ यू कैन चेक ऑल द ऑप्शंस। जैसे ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए में u की वैल्यू 0.8 v है और fs इक्वल टू एफ नॉट है, तो fs प्राइम जो रहेगा दैट इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी अपॉन 0.2 v दैट इज इक्वल टू 5 एफ नॉट। तो 5 तो यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए रेजोनेंस होगा। इसी तरह से आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ आर रिस्पेक्टिवली n1 एंड n2 एज शोन इन द फिगर। देखो ये थीटा डिग्री है और ये प्रिज्म बहुत सिमेट्रिक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज चोजन सच दैट द इंसिडेंट लाइट रेज will have minimum deviation if n1 equal to n2 equal to n equal to 1.5. तो मिनिमम डेविएशन में ये रे यहाँ से जाते हुए ऐसे निकलेगी, ये नॉर्मल है। और मिनिमम डेविएशन में आप जानते हैं कि I इक्वल टू ई होता है मिनिमम डेविएशन, तो R1 इक्वल टू R2 होता है। जब I इक्वल टू ई होगा तो R1 इक्वल टू R2 होगा। और दिस इज ऑल्सो अ फार्मूला दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू थीटा। तो R1 इक्वल टू R2 की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री। तो इसमें अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो साइन I अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू n। ये उस कंडीशन की बात हो रही है जब n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 1.5। तो यहां से साइन I की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/4। तो I की वैल्यू आ गई बेटा साइन इनवर्स 3/4। अब दूसरे केस में कह रहा है अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का जो केस है उसमें n1 की वैल्यू तो हम 1.5 ही रखते हैं, लेकिन n2 की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं डेल्टा है। तो देखो जब अलग रहेगा तो इस रे पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे जाएगी। तो जब n2 की वैल्यू 1.5 से हम चेंज कर देंगे तो ये रे एज इट इज जाएगी, ठीक है। और ये वाला एंगल तो 30 डिग्री था ही, ये R2 है। तो यहां से एक एक्सप्रेशन आता है कि साइन E इज इक्वल टू साइन E इंटू 1 इज इक्वल टू साइन 30 इंटू n। तो इसको जरा डिफरेंशिएट करें तो cos E DE इज इक्वल टू 1/2 dn। DE और dn बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, इनको हम डेल्टा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो cos E डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा n/2।
तो डेल्टा E की वैल्यू 1/2 डेल्टा एन अपान कॉस ही आएगी। साइन E की वैल्यू हमें मालूम है, साइन E इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से कॉस E की वैल्यू निकाल करके हम डेल्टा E की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस E किसके बराबर आएगा, डेल्टा एन अपान 2, दिस इज नॉट राइटिंग हियर यार, तो देखो यहां से कितने एक्सप्रेशन आ गए। पहला तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, उसके बाद कॉस ई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉस ई की वैल्यू निकालने के बाद बाकी सारे ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं कि डेल्टा ई डेल्टा एन से छोटा है कि बड़ा है, डेल्टा ई कहाँ किस इंटरवल में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी S is defined as S equal to E cross B upon म्यू नॉट। तो यहाँ पे डायमेंशन चेक करना है। तो B के बारे में हम जानते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डायमेंशनली अगर म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है तो B इंटू आर स्क्वायर अपॉन I dl इंटू 4 पाई अपॉन साइन थीटा। तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, B का डायमेंशन आर स्क्वायर का एल स्क्वायर होगा, I का A हो गया और dl का L होगा, दैट इज इक्वल टू BL अपॉन A। देखना B का डायमेंशन हमें निकालना है, B एक क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस क्वांटिटी में आते हैं, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। तो डायमेंशनली ये EB अपॉन म्यू नॉट के इक्विवेलेंट होगा, और म्यू नॉट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, EB अपॉन BL अपॉन A। तो दिस इज इक्वल टू A फॉर एम्पियर, A इज नॉट एरिया, A is the dimension formula for current। तो क्या आया, EA अपॉन L, और E क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम यानी mLt-2 अपॉन कूलम AT, कूलम जूल की यूनिट है। तो दिस इज इक्वल टू mLt-2 इंटू A अपॉन L इंटू AT, दैट इज इक्वल टू mt-3। अब mt-3 इसमें किसका किसका हो सकता है फार्मूला, उसको आप चेक कर सकते हैं। C और D का आएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम mL-2 mL²T-2। इसमें से अब आप चेक कर सकते हैं कि किसका किसका ये वॉल्यूम रहेगा। That will not be told over here। mt-3 किसका किसका डायमेंशन हो सकता है, that you can very easily check। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स यहाँ पर हैं, इसमें करंट I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। तो कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बाय डेंट ऑफ सिमेट्री, ये एक लूप है बेटा, ये एक लूप है। तो इस लूप के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह प्लेन के परपेंडिकुलर होगी।
देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। xy depends on x and y only through the radial distance r equal to root x square plus y square. This is correct by dint of symmetry. सी ऑप्शन पे गौर करें तो सी ऑप्शन में किन्हीं पॉइंट्स पर ये जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू लूप्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, तो I2 के कारण अंदर की तरफ होगी, तो इट मे बी जीरो एट सम पॉइंट्स। And VXY points normally outward from the XY plane for all the points between the two loops. ये इसलिए गलत है क्योंकि नॉर्मली आउटवर्ड की बात हो रही है, तो I2 से इससे बहुत कम डिस्टेंस पर यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, जब राइट हैंड रूल आप लगाएंगे तो वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी, और चूंकि यहाँ पे R इज वेरी टेंस टू जीरो, इसलिए अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत हाई होगी और डोमिनेट करेगी। इसलिए हम भी ऑप्शन के बारे में बहुत करेक्टली इसको सही नहीं कर सकते। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अब थ्रस्ट का है। A soft plastic bottle filled with water of density 1 gram per cc carries an inverted glass tube with some air in ideal gas trapped as shown in the figure. The test tube has a mass of 5 gram and it is made of a thick glass of density 2.5 gram per cc. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure P naught equal to this, so that the volume of the trapped air is V naught equal to 3.3 second. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at pressure P naught plus del P. तो sink का मतलब क्या होता है? Sinks का मतलब है upthrust is equal to mg and upthrust equal to weight of displaced water. तो मान लो टेस्ट ट्यूब के मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो VT है, VT is equal to volume of material of टेस्ट ट्यूब। वो हम निकाल सकते हैं। ये VT किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू मास ऑफ टेस्ट ट्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। इसके अलावा एयर भी है जिसका वॉल्यूम अब V नॉट माइनस डेल V हो गया है। एयर का मास नेग्लिजिबल है, एयर का मास ऑलमोस्ट जीरो है। तो यहां पर हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू m अपॉन रो टी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो VT प्लस V नॉट माइनस डेल V इंटू रो W इज इक्वल टू mg। VT की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारा डेल V आ जाएगा, और उसके बाद ये दे रखा है कि जो भी स्क्वीजिंग हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर से हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं।
तो P1 था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 10⁵. This is refusing to write over here because the limit of the board has been reached. तो P1 V1 से आप फिर this is refusing to rub also. P1 V1 equal to P2 V2 से P1 है P0, just a minute, P0 equal to 10⁵. तो 10⁵ इंटू V1 जो था वो 3.3 is equal to P0 plus del P into 3.3 minus del V. del V की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ से del P निकाल सकते हैं. This question, a pendulum consists of a bob of mass m equal to 0.1 kg and a massless inextensible string of length L equal to 1 meter. It is suspended from a fixed point. स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर थी और इस फिक्स पॉइंट की हाइट जो है h इज इक्वल टू 0.9. तो अभी तो स्ट्रिंग ढीली होगी, इसको इधर की तरफ एक वेलोसिटी दे दी जाती है, एक इम्पल्स दिया जाता है जिससे इसका मोमेंटम p इक्वल टू 0.2 हो जाता है. तो थोड़ी देर बाद जब ये स्ट्रिंग यहाँ पर ढीली थी, ये स्ट्रिंग जब तनती है तब भी तो इसकी मोमेंटम वही रहेगा, या वेलोसिटी, मोमेंटम 0.2 है तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, v इज इक्वल टू p बाई m. टू मीटर पर सेकेंड. तो जब स्ट्रिंग यहाँ पे आके तनती है तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रहती है. तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स टॉट एंड द बॉब लिफ्ट्स ऑफ द फ्लोर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स. तो देखो ये हाइट तो हमारी h है ही, वेलोसिटी मालूम है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू mv इंटू r परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू mv इंटू h रहेगा. यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं. और जब स्ट्रिंग तन जाएगी तो इस वेलोसिटी का केवल ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट रहेगा वही अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा उसको तो स्ट्रिंग का इम्पल्स 0 कर देगा. इसलिए काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर string gets taut is equal to m half into m into 2 cos theta का स्क्वायर. केवल ये वाली वेलोसिटी बची रहेगी उसके पास. नेक्स्ट, ये एसी सर्किट का एक क्वेश्चन है. इसमें देखो ये एसी सर्किट है, एक कैपेसिटर है और ये बल्ब का फिलामेंट, ये R और C. पढ़ लीजिए क्वेश्चन को. In a circuit, a metal filament lamp is connected in series with a capacitor of capacitance C microfarad across a 200 volt 50 hertz supply. ये 200 वोल्ट और इसका F 50 हर्ट्ज, then ओमेगा is equal to 2 pi f is equal to 100 pi SI यूनिट्स.
द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प इज 500 वॉट। ये लैम्प है, तो P इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर अपॉन R। तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप 100 वोल्ट है, तो 100 स्क्वायर अपॉन 500 इज इक्वल टू 20 ओम। कोई L नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज एंगल निकालना है आपको, द वैल्यू ऑफ C। तो R जब 20 ओम है और R के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है बेटा VRMS वो 100 है, इज इक्वल टू IRMS इंटू R। तो यहां से IRMS की वैल्यू निकल गई। IRMS कितना आया? 5 एम्पियर। एंड दिस IRMS इज इक्वल टू इसका 200 वोल्ट RMS वोल्टेज था, रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो यहां से XC निकाल सकते हैं आप और उससे C निकाल सकते हैं। एक बार C निकल गया, cos फाई के लिए फार्मूला है cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z इज इक्वल टू R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A special metal has conduct electricity without any resistance. A closed wire loop made of S does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. मतलब जितना फ्लक्स इस क्लोज्ड वायर लूप के अक्रॉस आएगा वो उतना ही फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके अपने फ्लक्स को कांस्टेंट रखेगी। देखिए ये कंडीशन है। When the dipole M is placed at a distance R from the center of the loop as shown in the figure, the current induced in the loop will be proportional to, तो लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड एट लूप होगी इंटू 2m अपॉन R क्यूब। तो फ्लक्स कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन R क्यूब इंटू एरिया। लेकिन इसमें इतनी करंट आ जाती है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा करके नेट फ्लक्स को जीरो कर देती है। तो Li इज इक्वल टू -5 इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू I in loop. So this should be equal to mu naught upon 4 pi into 2m upon R cube into pi a square. तो देखिए यहां से I जो आ रहा है I is directly proportional to m upon R cube. ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बाय द गिवन प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहां पे जब इस लूप में करंट जिस डायरेक्शन में बह रही हो, इसमें करंट I बह रही है, तो इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है बेटा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट I
इंटू पाई ए स्क्वायर के बराबर होता है। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हुई इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, आप जानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट इंटू आई इंटू एम अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो आई तो खुद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर क्यूब है, तो दिस इज अनदर कांस्टेंट इंटू एम स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 6। तो जब इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है तो इतना ही वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A thermally insulated cylinder has a thermally insulating and frictionless movable partition in the middle, as shown in the figure below. On each side of the partition, there is 1 mole of an ideal gas. Ideal gas with a specific heat at constant volume Cv equal to 2R. Here R is the gas constant. Initially, each side has a volume V naught and temperature T naught. The left side has an electric heater over here, which is turned on at a very low power to transfer heat Q to the gas on the left side. As a result, the partition moves slowly towards the right, reducing the right side volume to V naught by 2. तो लास्ट में इसका वॉल्यूम V नॉट बाई 2 हो जाता है बेटा। और इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक हो रहा है तो इसमें हम T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी होगी। CV 2R है तो CP 3R हो जाएगा। तो गामा इक्वल टू 3/2। तो T इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1 जब कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे तो T नॉट इंटू वी नॉट टू दी पावर 1/2 is equal to TR. TR is the final temperature in this right chamber. V naught by 2 into 1/2. इससे TR निकल गया। और T लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों में प्रेशर बेटा बराबर है, प्रेशर सेम। तो प्रेशर सेम करने के लिए, प्रेशर सेम करने के बाद लेफ्ट चैम्बर में V1 इक्वल टू V नॉट था, T1 इक्वल टू T नॉट, V2 इज इक्वल टू 3V नॉट बाई 2, T2 इज इक्वल टू TL। और राइट चैम्बर की सारी बातें तो मालूम ही है। राइट चैम्बर में V2 की वैल्यू V नॉट बाई 2 थी और T2 की वैल्यू TR थी। तो प्रेशर को इक्वेट करके यहां से हम TL निकाल सकते हैं बेटा। अब उसके बाद कितनी हीट दी गई, देखो नेटवर्क यहां पे 0 हुआ है,
क्योंकि इस साइड वाली गैस का कंप्रेशन हो रहा है और इस साइड वाली गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो जो भी हीट इस हीटर ने दी है, इसने उन दोनों गैसेस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाई है। तो डेल क्यू गिवन बाय हीटर, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स 1 थे इंटू CV इंटू TL माइनस T0, और राइट साइड में भी नंबर ऑफ मोल्स 1 थे इंटू TR माइनस T0। इन सब से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। क्या इसमें सिनॉप्सिस रहा है कि लेफ्ट साइड में एडियाबैटिक प्रोसेस रहा है और राइट साइड में इस गैस के इस पोर्शन को हीट मिल रही थी। सब कुछ वही है, इस पेज को यूटिलाइज करना चाहिए था हमें। तो यहां पर एक चीज और बताना चाहेंगे, ये पिस्टन था, तो नेट वर्क डन, ये 1 पोर्शन, W1 प्लस W2 इक्वल टू 0। देखो इस बात को ध्यान से कि इस फर्स्ट लेफ्ट पोर्शन में जो गैस थी उसका एक्सपेंशन हुआ है और राइट पोर्शन में जो गैस थी उसका कंप्रेशन हुआ है। इसलिए जितना इस पर पॉजिटिव वर्क हुआ है, जितना इस पर, उतना इस पर नेगेटिव वर्क हो गया। इसीलिए डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W में हमने इसको डेल U प्लस 0 लिख दिया लास्ट पेज पर। 17th क्वेश्चन, ये एक मीटर ब्रिज का पोर्शन है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को B मान लेते हैं। In order to measure the internal resistance R1 of a cell of EMF capital E, a meter bridge of wire resistance R0 equal to 50 ohm, a resistance R0 by 2, another cell of EMF E by 2, and a galvanometer G are used in a circuit as shown in the figure. If the null point is found at L equal to 72 centimeter, then the value of R1. देखो ये मीटर ब्रिज है, इसका मतलब इस वायर की लेंथ जो है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगी वो करंट यहां से गई I, इसमें करंट 0 है बेटा, क्योंकि यही तो मीटर ब्रिज के बैलेंस होने का, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने का क्या कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बहनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, VB माइनस VA इज इक्वल टू E बाई 2। ये बैटरी यहां पे जुड़ी हुई है, तो VB माइनस VA कैसे निकालेंगे। ये जो लेंथ है ये 28 सेंटीमीटर, 100 माइनस L, तो 100 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस था वो R इक्वल टू 50 ओम था, R0 इक्वल टू 50। तो इस 28 सेंटीमीटर, पहले I निकाल लेते हैं। I देखो इस पूरे सर्किट में I की वैल्यू है बेटा E अपॉन R1 प्लस R0 बाई 2 प्लस R0। तो ये I की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, R0 बाई 2 इक्वल टू 25, R0 इक्वल टू 50। तो उसके बाद VB माइनस, what is this written over here? Let me write it a bit clearly. तो VB माइनस VA is equal to I into 100 minus L
अपॉन 100 इंटू आर नॉट, ये इस पोर्शन का रेजिस्टेंस है, प्लस आई नॉट इंटू आर नॉट बाई 2, दिस इज इक्वल टू E by 2. इस इक्वेशन में I की वैल्यू रखिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R1. ये इक्वेशन है बेटा. इसमें सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं. I की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? E अपॉन R1 प्लस 75. देखना इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, इसीलिए VB माइनस VA इक्वल टू E by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. The distance between two stars of masses 3 ms and 6 ms is 9 r. ये 6 ms, इनके बीच की डिस्टेंस 9 r. इनका सेंटर ऑफ मास इस 6 ms के पास होगा और इसकी डिस्टेंस 3 r होगी. इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है. अब इसमें फोर्स क्या लग रहा है? दोनों स्टार्स पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू 18 ms स्क्वायर अपॉन 81 r स्क्वायर. तो इस फोर्स के कारण ये जो 6 ms वाला स्टार है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ में चलता है. दिस इज इक्वल टू 6 ms ओमेगा स्क्वायर इंटू 3r. तो यहां से ओमेगा आप निकाल सकते हैं, ओमेगा के बाद टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है तो सन का मास यहाँ पे ms, मान लो अर्थ का मास m है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है. तो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में जब घूमेगी तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू G ms m अपॉन r स्क्वायर. तो v की वैल्यू आएगी रूट GMS अपॉन r. तो यहां पे जो अर्थ का टाइम पीरियड आता है T0 इज इक्वल टू 1 ईयर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r टू द पावर 3 by 2 अपॉन रूट GMS. तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, T और T0 को. इसके बाद क्या निकालना है? T अपॉन T0. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a photo emission experiment, the maximum kinetic energy of the photoelectrons from metal P, Q and R. यहाँ पर एक सेंटेंस शायद मिस हो गया है, एक वर्ड इज
and they are related by this. In this experiment, the same source of monochromatic light is used for the metal R. Work functions for metal P, Q and R are this, this and this. Question is slightly disturbed. Let me correct the question first. The same source of monochromatic light is used for metals P and Q, while a different source of monochromatic light is used for R. ये सही वर्सन है. EP इक्वल टू 2E, Q इक्वल टू 2ER. तो मान लो EP E है तो EQ E/2 होगा और यही ER के बराबर होगा. उसके बाद तो सब कुछ आपका बहुत इजी है इस क्वेश्चन में. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस आधार पे निकलती है? K max is equal to h nu माइनस वर्क फंक्शन. तो P के लिए देखो, P के लिए K max है E और इसके लिए मान लीजिए h nu नॉट हमने यूज किया है और P का वर्क फंक्शन कितना था? 4. Q के लिए E/2 है और इसके लिए भी हमने h nu नॉट यूज किया था और इसका मैक्सिमम वर्क फंक्शन जो था 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद R के लिए भी E/2 था इज इक्वल टू h nu माइनस यहाँ पे जो वर्क फंक्शन था वो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. तो इस इक्वेशन से E की वैल्यू निकाल लीजिए और इसको इसमें रख के h nu आपका निकल जाएगा. देखो इन दोनों के लिए न्यू नॉट था और यहाँ पे न्यू. All the questions are discussed. All the questions have been discussed and the paper was comparatively very easy.